हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज जेई लाइव डेली। ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल है बच्चों जहाँ पे डेली आपको इस तरह के लेक्चर्स 7 to 10 PM मिलते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब बटन दबा देना यार। यहाँ पे हो क्या रहा है कि आज हम थर्मल एक्सपांशन का लेक्चर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, हम करने भी वाले हैं आज के इस सेशन में। तो होता क्या है कि जब आप एक रॉड को हीट कर रहे हो, है ना, तो उसकी एक्सपांशन हो रही है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, इसी तरह एरिया और वॉल्यूम में भी एक्सपांशन होती है। तो वो क्यों होती है, क्या रीजन है और उन एक्सपांशन पे बेस्ड किस तरह के सवाल आते हैं, ये सेशन में हम आज करने वाले हैं। सो वेलकम एवरीवन टू जेई लाइव डेली। इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम जयंत नागदा। मैंने आईटी बॉम्बे से बीटेक किया है, उसके बाद 10 साल तक अलग अलग जगह पढ़ा के बच्चों को ट्रेन किया है अपने रेस्पेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपका टारगेट बच्चों जेई मेन, जेई एडवांस या फिर बोर्ड के भी कंसेप्ट, आपको जिस तरह से बोर्ड में भी अब एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस आने लग गए हैं, और हो सकता है आप और भी कोई अपने स्टेट लेवल के या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जाम्स देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और वहां पे जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलती है आपके ऑफ कोर्स जेई में हेल्प करेगी। तो नोटिफिकेशन को आप ऑन रखना उस ग्रुप पे जब भी आप आ जाते हैं। साथ साथ बच्चों अनअकैडमी एक इस तरह के यूट्यूब इनिशिएटिव के साथ साथ एक ऐप भी लॉन्च किया हुआ है, अनअकैडमी प्लस, है ना। उस ऐप का नाम है अनअकैडमी प्लस। वो अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म इस तरह से कि वहाँ पे भी इसी तरह के लाइव इवेंट्स होते हैं। रोज एजुकेटर्स लाइव जाते हैं वहाँ पे। ऑल इंडिया लेवल की एक ऑसम टेस्ट सीरीज है, एक लाइव डाउट क्लियरिंग का फीचर है जिसमें आप फोटो खींच के डाउट सेंड कर सकते हैं अपने घर बैठे। डाउट क्लियरिंग हो जाती है एजुकेटर्स के साथ। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स वहां पे ऑलरेडी हैं, उनके साथ जो इंटरेक्शन है इट इज बेटर देन अ फेस टू फेस इंटरेक्शन। यू ऑफ कोर्स हैव टू ट्राई टू बिलीव इट। वहां पे एक्चुअली हमारे साथ इंडिया के 50 एजुकेटर्स उस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। तो unacademy.com/plus पे आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह की बहुत सारी फ्री ट्रायल क्लासेस भी हम लोग लेते हैं। साथ साथ बहुत सारे एजुकेटर्स अपने बैच वाइज कोर्सेज, टॉपिक वाइज कोर्सेज, एक एग्जाम से रेलेवेंट एक पर्टिकुलर कोर्स हम बना के हर महीने लॉन्च करते रहते हैं। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म बन गया जहां पे आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और जब आप ज्वाइन करते हो, आपको बहुत सारे एजुकेटर्स में से जो सेलेक्टिव, आपको जो टॉपिक वीक लगता है, आपको जो जिस चीज की प्रैक्टिस करनी है, उस एजुकेटर की क्लास में जाके आप देख सकते हो। तो इस तरह का एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लस ने प्रोवाइड किया। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी उसके लिए। ये जो है ऐप है, नंबर 1 ऐप है। ये हिंदुस्तान में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रही है उनकी तैयारी ऑलरेडी लाखों बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर आपने इनमें से कोई भी एक टारगेट, जैसे IIT जेईई या नीट, अभी तो आपका ये टारगेट होने वाला है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद भी आपको इसी पर्टिकुलर ऐप पे, है ना, क्योंकि इस ऐप के फीचर्स ही कुछ ऐसे हैं कि बहुत सारे बच्चे डेली बेसिस पे वो प्रैक्टिस ओरिएंटेड, है ना, एक फीचर है बहुत, जैसे एक पर्टिकुलर फीचर है कि यहाँ पे लेक्चर के दौरान ही हम बच्चों को पोल में इस तरह की प्रैक्टिस करा देते हैं जिस तरह का आपका मेन एग्जाम या एडवांस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, विद अ टाइमर, विद करेक्ट आंसर, एंड यू कैन रियलाइज वेरी सून कि अच्छा आपको इस पर्टिकुलर तरह की गलतियां नहीं कर रही है, आपकी सिली मिस्टेक्स को आपको कैसे ओवरकम करना है। ये सारी चीजें हर एक लेक्चर में आप अगर समझ पा रहे हैं, इंप्रूव कर पा रहे हैं, तो कितना फायदा होगा। सोचिए आप इस बार इस बार जो जेईई मेन लिखने वाले उनके लिए स्पेशली हम नेक्स्ट 6 मंथ्स में बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च भी करने वाले। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू go for this particular plan if you are in class 12th, और ड्रॉपर अगर आप लोग हैं, या ऑफ कोर्स आप अगर 11th और छोटी क्लासेस में, यू कैन बेस्ट गो फॉर द 2-year प्लान। ऑफ कोर्स द प्राइसेस आर देयर बट दे आर मिनिमल, अफोर्डेबल। मतलब इतना अगर आप 2000 पर मंथ में जयंत लाइव कोड, ये स्पेशल एक कोड भी मेरी तरफ से मैं आपको दे रहा हूं, ये कोड लगा देंगे तो आपको वो और ज्यादा रिबेटेड 1800 पर मंथ, मतलब ₹60 पर डे में आपको जेईई की क्वालिटी एजुकेशन घर बैठे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से मिल रही है। ऐसे एजुकेटर्स हैं जिनके लिए कई बच्चे कोटा जाके अलग से, मतलब पूरा 2 साल पढ़ते हैं। कुछ बच्चे जहाँ पे मुंबई जैसे एनवायरनमेंट में, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे 8-8 लाख 2-2 साल की फीस दे के भी जिस तरह की लेवल ऑफ एजुकेशन सेटिस्फैक्शन उनको नहीं मिल पाती, वो अब आपको घर बैठे इतनी अफोर्डेबल प्राइसेस में अगर अवेलेबल है, तो व्हाई वोंट यू ट्राई इट। सो डू ट्राई इट एंड डू गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लान्स एज आई मेंशन्ड। एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ द डे टुडे। तो थर्मल एक्सपांशन की हम बात करने वाले हैं आज की केस में, आज की लेक्चर में। देखना यार, यहाँ पे अगर इस तरह की रेल की पटरी हो जाती है, आपने ऑफकोर्स इस तरह की रेल की पटरी कभी देखी नहीं है, बट अगर आप लोगों को एक कहानी सुनाऊं जहां पे जब शुरुआत में रेल लाइंस इंडिया में लाइक दुनिया भर में हर जगह पे रेल की लाइंस बिछाने का काम चालू हुआ था, तो
शुरुआत में एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि अगर आपने सर्दियों में रेल की लाइन बिछाई है तो गर्मियों तक उनकी हालत ऐसी हो जाती थी। इनफैक्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरी ह्यूज मेटालिक ब्रिजेस, ठीक है, अगर मेटल का ब्रिज बनाया है तो वहां पे भी अगर हमने एक एक्सपांशन का स्कोप नहीं छोड़ा है तो हो सकता है वो जो ब्रिज है वो एक्सपांशन मेटल्स का, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, उसकी वजह से गिर जाए, ढह जाए। तो उसके लिए एक स्कोप हमेशा रेलवे लाइंस के बीच में भी आपने देखा होगा, अगर गौर से आपने कभी रेल की पटरी को देखा है ट्रैवलिंग के टाइम पे, यहाँ पे दो रेल्स के बीच में, रेल नंबर 1 और 2 के बीच में एक छोटा सा गैप आपने डाल रखा होता है, और इस गैप की वजह से आपको बेसिकली आपकी रेल को एक स्कोप मिल जाता है कि एक्सपांड करने का मौका मिल जाता है, गैप मिल जाता है, और वो इस तरह से एटलीस्ट नहीं होती है, ठीक है। उसी तरह ब्रिजेस में और जो कोई भी कंस्ट्रक्शंस हम लोग करते हैं, आप लोग हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे आगे जाके सिविल इंजीनियर्स बने, तो उनको ये चीज मालूम बिल्कुल होनी चाहिए कि कैसे ब्रिजेस के बीच में भी आप इस तरह के गैप्स लगाते हो सो दैट देयर इज अ स्कोप ऑफ थर्मल एक्सपांशन, ठीक है। इसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल होता है जब हम रोड ट्रिप करते हैं, कभी अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाते हैं और वहां पे देखते हैं हम इतने बड़े बड़े जो वायर्स हैं, दो इलेक्ट्रिकल टावर्स के बीच में जो वायर्स है वो इस तरह से लूम करते हुए होते हैं, लटके हुए होते हैं, बहुत ज्यादा लटके हुए क्यों होते हैं यार, क्या हम उनको इस तरह से नहीं बता सकते? हमारे देश में ऑलरेडी इतना ज्यादा गरीबी है, और क्या करें हम अगर वायर्स में पैसा बचा के किसी तरह से इस चीज को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने इस तरह का वायर लगाया है और अगर मैंने ये पूरा काम है ना गर्मियों में सपोज किया है, तो सर्दियों तक आते आते क्या हो सकता है, इन विंटर्स what could happen is because the temperature drops and the wire जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होंगे उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो वायर्स में, मेटल्स में ये बहुत ज़्यादा एज आई सेड प्रोमिनेंट होता है, तो इस तरह से वायर्स और कुछ है ना टावर्स भी हिल सकते हैं, डैमेज हो सकता है। तो ऑफ कोर्स वी डोंट वांट दैट। हम क्या करते हैं कि समर में या विंटर में दोनों केसेस में एक थोड़ा सा गैप रखते हैं सो दैट कॉन्ट्रैक्शन हो, एक्सपांशन हो मेटल्स का, तो वो हैंडल हो जाए, है ना। इस तरह से हम एक मार्जिन छोड़ के हमेशा चलते हैं। बट ये सारी चीजें, थर्मल एक्सपांशन असल में होता क्यों है वो समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा मॉलिक्यूलर लेवल पे। आपको यहाँ पे एक लेक्चर 1 में मैंने 2 दिन पहले बताया भी था कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स के बीच की जो इंटरैक्शन है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच की जो बॉन्ड्स होती हैं वो असल में इज कंपेरेबल टू अ फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग की जो फोर्स होती है उसकी तरह होती है। इनफैक्ट इवन एट रूम टेम्परेचर छोटी सी एक वाइब्रेशनल एनर्जी हर एक एटम की, हर एक मॉलिक्यूल की, जो कि सॉलिड, लिक्विड या गैस को बना रहा है, होती ही होती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इमेजिन करो, रूम टेम्परेचर पे। आपको क्या लगता है ये जो लैटिस स्ट्रक्चर्स हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, क्या एकदम रेस्ट पे होते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स? ऑफ कोर्स नॉट। इवन एट रूम टेम्परेचर दे हैव a bit of a slight of vibrational energy, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते, याद है वो विजुअलाइजेशन, तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे इनकी वाइब्रेशंस और विग्रस होगी। तो ये अगर इस तरह का स्प्रिंग लाइक फोर्स है इन दोनों के बीच में, ऑफ कोर्स एक केमिकल बॉन्ड है जो कि अट्रैक्टिव नेचर रखता है। वो जो स्प्रिंग लाइक फोर्स है वो एटम्स के केस में भी होता है बच्चों, और वो होता है इवन इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन की अगर मैं बात करूं, वहां पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड करके कंसेप्ट होता है जो कि H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में, O और H के बीच में होता है। इवन दिस अट्रैक्शन इज लाइक अ स्प्रिंग फोर्स। सो आई एम सेइंग, मैं ये कह रहा हूं कि थर्मल एक्सपांशन को डिटेल में समझने के लिए कुछ इस तरह से मैंने अगर आपको चीजें बताई है जो कि केमिस्ट्री में हम पढ़ते ही है, कि चाहे वो इंटर एटॉमिक हो, चाहे वो इंटर मॉलिक्यूलर हो, द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इज कंपेरेबल टू अ स्प्रिंग लाइक फोर्स, ठीक है। और स्प्रिंग लाइक फोर्स का एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, है ना, एनर्जी वर्सेस एक्सटेंशन, जैसे स्प्रिंग के केस में U वर्सेस एक्स ग्राफ हम कैसे बनाते थे, वहां पे याद है U इज इक्वल टू हाफ kx² होता था। तो एक पैराबोला बनाते थे हम, वहां पे पैराबोलिक इस तरह का एक ग्राफ बनना चाहिए, ठीक है। किस चीज का? द एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो इंटरैक्शन है उसका एसोसिएटेड जो एनर्जी है, और डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है दोनों एटम्स के बीच का, ये एक्चुअली चेंज होता रहता है टाइम के साथ। इवन रूम टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर R0 डिस्टेंस मेंटेन नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन है, उसकी करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि इंटरैक्शन इज फोर्स,
ठीक है, एंड द करस्पॉन्डिंग एनर्जी U सपोज है, तो वो U का डायग्राम हम बना रहे हैं एज कंपेयर टू R, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। बट मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे R0 एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करने की उनकी टेंडेंसी रहती है ऑन एन एवरेज, बट क्योंकि टेम्परेचर और वाइब्रेशन है ना इस तरह से हो रहा है, वाइब्रेशन इस तरह से हो रहा है, तो इस रेंज में, इस पर्टिकुलर रेंज में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T0 बोल सकते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर भी हो सकता है। तो रूम टेम्परेचर पे भी क्या हो रहा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस इस पर्टिकुलर वैल्यू और इस पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में ऑसिलेट करती रहती है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ध्यान देने के लिए जरूर बोलूंगा, थोड़ा धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि यार लोअर टेम्परेचर पे क्योंकि वाइब्रेशंस थोड़े कम है, ठीक है, और उस पॉइंट पे जो दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस है, क्या वो डिस्टेंस R0 है, क्या वो एग्जैक्टली R0 डिस्टेंस है। R0 क्या होता है, ऑन एन एवरेज द सेपरेशन एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो क्या वो एग्जैक्टली R0 है, नहीं है। इनफैक्ट एक R मिनिमम से R मैक्सिमम के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। तो ये एक पर्टिकुलर T1 टेम्परेचर की बात हुई सपोज। बट सपोज अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, अगर मैं हायर टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, तो बहुत विगरस ऑसिलेशन है, दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस अभी भी ऑन एन एवरेज R0 हो सकती है, लेकिन उसकी जो रेंज है ना, क्योंकि विगरस ऑसिलेशन हो गए तो उसकी रेंज इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, यानी कि ज्यादा रेंज में ऑसिलेट कर रही है। एंड वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर T2 हैज मोर विगरस ऑसिलेशन, एंड यहाँ पे कम विगरस ऑसिलेशन को मैंने ग्राफ पे इस तरह से बताया। तो ये बात समझ में आ रही है आपको थोड़ी बहुत, राइट। तो यहाँ पे अगर एक सवाल बनता है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ट्राई एंड गो थ्रू दिस क्वेश्चन। क्या पूछा है मैंने, एक रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पूछा है, जिस तरह के क्वेश्चन आपको KVPY एग्जाम आने वाला है, राइट। KVPY में इंटरव्यू में जिन लोगों को भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। आई विल बी वेरी सून डूइंग अ स्पेशल क्लास ऑन प्लस ऑल्सो, आपको फंडे देने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड कम बैक टू दिस, क्योंकि इंटरव्यू में रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, राइट। सो ट्राई दिस, गो थ्रू दिस। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखो मैं बोल ये रहा हूं कि जैसे टेम्परेचर आपके बढ़ेंगे, इनकी वाइब्रेशंस बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड ऑन एन एवरेज अगर वाइब्रेशंस बढ़ती भी है, ऑन एन एवरेज इस पर्टिकुलर एटम और इस पर्टिकुलर एटम के बीच का डिस्टेंस, ना ऑन एन एवरेज शुडंट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस जिसको R0 हम बोल रहे हैं, वो चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या सेम रहना चाहिए। जैसे अगर ये ऑसिलेशन और ज्यादा विगरस हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि और ज्यादा विगरस मोशन अगर इनका होता है, ठीक है, लेट्स यूज दिस ग्रीन कलर, और ज्यादा अगर विगरस इनका मोशन होता है, तो उसमें भी ऑन एन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, क्योंकि मीन पोजीशन और मीन पोजीशन तो यही रही, शुडंट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शुड रिमेन सेम एज बिफोर, ठीक है, पहले ये था। तो अगर ऐसा होगा तो ऑब्जेक्ट्स एक्सपांड क्यों करती है हीट करने पे। अगर दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस भी ऑन एन एवरेज सेम है टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, वो एक्सपांड क्यों कर रही है, ये क्वेश्चन बनता है, ये एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बनता है। एंड इफ यू नो द आंसर प्लीज राइट इट डाउन इन द लाइव चैट और इन द कमेंट सेक्शन, बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन होगी। अगर मैं आपको यहाँ पे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कि ऑन एन एवरेज दोनों के बीच की डिस्टेंस, चलो ठीक है हम बोल देते हैं ये टेम्परेचर T1 की बात हुई, जिसपे ये दोनों का जो वाइब्रेशन है वो इस रेंज में हो रहा है, इस रेंज में हो रहा है। तो ऑन एन एवरेज हमने बोल दिया ये डिस्टेंस, ये सेपरेशन है ना, लेट्स कॉल इट इनफैक्ट R1, ओके। तो ये मैंने अगर R1 बोल दिया, लेकिन अगर मैंने देखा कि एक और दूसरे टेम्परेचर पे इनकी जो वाइब्रेशन है ज्यादा विग्रस है, तो ऑन एन एवरेज सी ज्यादा विग्रस है, तो भी ऑन एन एवरेज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शुडंट इट रिमेन सेम, हाँ, at a higher temperature T2 shouldn't the value of R2 be similar, है ना, to R1,
ये मेरा क्वेश्चन है। तो अगर ये ऑन एन एवरेज डिस्टेंस सेम रहता है तो फिर एक्सपांशन क्यों होता है थर्मल एक्सपांशन का? रीजन असल में ये होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के कोई भी ऑब्जेक्ट है बेसिकली उसके जो ग्राफ होते हैं, है ना, वो ग्राफ थोड़े एसिमेट्रिकल होते हैं। द ग्राफ बिटवीन द एनर्जी एसोसिएटेड विद फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, द ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है। तो ये ग्राफ ऑफ एनर्जी एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस थोड़ा सा एसिमेट्रिकल नेचर रखता है। इट इज नॉट अ सिमेट्रिकल ग्राफ। इन केस ऑफ स्प्रिंग तो हमें एक सिमेट्रिकल ग्राफ मिलता है ना। पैराबोलिक ग्राफ क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है। तो उस केस में हम बोल रहे हैं कि ज्यादा टेम्परेचर होगा। यहाँ पे अगर पर्टिकुलर T3 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, T1 टेम्परेचर पे अगर मैं देखूं, मोर विगरस ऑसिलेशन टेम्परेचर के साथ होते जा रहे हैं, बट ऑन एन एवरेज द डिस्टेंस एवरेज क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो उस केस में देयर विल बी नो थर्मल एक्सपांशन, है ना। यहाँ पे इंटरएटॉमिक डिस्टेंस की एवरेज वैल्यू सेम है हर एक टेम्परेचर पे, ये बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन इन टेम्परेचर्स पे देखना यार, यहाँ पे T1, T2, T3 जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, अगर ये ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जो भी एनर्जी है इंटरैक्शन की, वो डिस्टेंस के साथ अगर इस तरह से चेंज हो रही है तो क्या लगता है ऑन एन एवरेज, है ना, इस ऑसिलेशन में एवरेज डिस्टेंस है, इस ऑसिलेशन में एवरेज डिस्टेंस है, इस ऑसिलेशन में एवरेज ये, ठीक है। तो मीन पोजीशन कहां आ रही है? मीन पोजीशन जो है वो टेम्परेचर के साथ राइट में शिफ्ट हो रही है। मतलब कि ऑन एन एवरेज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स विल गो एंड इंक्रीज विद टेम्परेचर। इस तरह का आपका इंक्रीज इन एवरेज सेपरेशन अगर होता है तो उसका रीजन क्या हुआ? एसिमेट्रिकल नेचर ऑफ द ग्राफ। द ग्राफ इज एक्चुअली समथिंग लाइक दिस। द ग्राफ इज एसिमेट्रिकल इन नेचर। तो आपका अगर दो एटम्स के बीच की इंटरैक्शन है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रहा है, ये एक पर्टिकुलर सपोज T3 टेम्परेचर पे हो रहा है। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इन दोनों के बीच की जो इंटरैक्शन है, ठीक है, वो स्प्रिंग लाइक फोर्स की तरह वर्क कर रही है, बट विगरस होगा, है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज क्यों होता है? बिकॉज ऑसिलेशंस आर विगरस, हायर एम्पलीट्यूड है, and the graph is asymmetrical. The more important reason is graph is asymmetrical. तो asymmetric graph होने की वजह से क्या होगा? एक हायर टेम्परेचर पे T4 पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेशन हो रहा है तो ऑन एन एवरेज इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ऑन एन एवरेज इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, जो कि पहले T3 पे यहाँ पे आ रही थी। तो ये आपका जो एवरेज डिस्टेंस है इस तरह से इंक्रीज होता रहेगा। एंड दिस इज हाउ इन वन पर्टिकुलर सेंटेंस यू शुड हैव रिटन द आंसर एंड यू शुड हैव स्पोकन द आंसर इन एन इंटरव्यू ऑल्सो। तो हो सकता है जैसे कि ऑलरेडी कुछ इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए इंटरव्यूज होते हैं, फ्यूचर में IITs में NITs में भी एक और स्टेज ऐड कर दे, क्या पता इंटरव्यू की, ठीक है। तो आपको उस तरह से रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आपको वो आई होप पसंद आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होता है, इसकी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल मैं लेके आई हूँ। ये जो ग्राफ होता है ये असल में डिस्टेंस वर्सेस एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। कंसिडर करो इस ग्राफ को थोड़ा और। यहाँ पे एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन नेगेटिव होती है, ये भी एक चीज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू एटम्स विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r वेरीज विथ r। एक्स एक्सिस पे क्या है? r है। तो इस तरह से अगर वेरी होता है तो यहाँ पे देखना, ये जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है ये r के साथ वेरी क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। और इस केस में अगर मेरे को फोर्स निकालने की जरूरत आ रही है हर एक पॉइंट पे, तो डू यू रिकॉल दिस पर्टिकुलर रिलेशन? आपने क्या 11th में कहीं ना कहीं किस चैप्टर में पढ़ा है ये रिलेशन? ये पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन से आता है। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन du is negative of work done by the conservative force which is negative of Fdx या Fdr। तो यहां से ये एक रिलेशन यार याद करो होता है F और U के बीच में। और अगर मैं फोर्स की बात करने लगूं, यहाँ पे मैं फोर्स को भी देखना चाहता हूं, थोड़ा इस ग्राफ को और एनालाइज करते हैं। इस ग्राफ पे बेस्ड एज आई सेड बहुत सारे क्वेश्चन आते रहे हैं। तो फोर्स क्या है? नेगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ U वर्सेस R, है ना। तो U वर्सेस R में अगर मैं स्लोप देखूं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो वो क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी। स्लोप अगर पॉजिटिव है, फोर्स की वैल्यू नेगेटिव, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस है। फोर्स नेगेटिव होता है, नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। तो आप क्या बोलते हो? दो एटम्स के बीच में फोर्स नेगेटिव मतलब एक दूसरे की तरफ है, अट्रैक्टिव है। उसी तरह अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं देखूं स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी।
फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव मतलब रिपल्सिव फोर्स को ये डिनोट कर रहा है। तो इस तरह से फोर्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये आई एम श्योर आपने पोटेंशियल एनर्जी है ना, यानी कि वर्क एनर्जी चैप्टर जो पढ़ा था उसमें भी डिटेल में यू वर्सेज एक्स ग्राफ में पढ़ा होगा। और ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या होता है, जहां पे स्लोप जीरो है, du बाई डी एक्स अगर जीरो है ऑफकोर्स उस केस में आप बोल सकते हैं फोर्स भी जीरो है। सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द मोस्ट स्टेबल पोजीशन, है ना, क्योंकि यहाँ पे u भी सबसे कम है, पोटेंशियल एनर्जी इज लीस्ट एट दिस पॉइंट, यहाँ पे फोर्स भी जीरो है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं इस चीज को। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर उन दो एटम्स के बीच में 74 पिकोमीटर डिस्टेंस मेंटेन करने की एक आदत है, एक प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आपको पता है कि एग्जैक्टली रेस्ट पे तो हो नहीं सकते ये दोनों एटम्स, एग्जैक्टली रेस्ट पे तो हो नहीं सकते। इनफैक्ट इनको अगर मैंने बहुत पास में कर दिया, इनको अगर मैंने बहुत पास में आर को डिक्रीज कर दिया, इनके बीच की फोर्स रिपल्सिव नेचर की हो जाएगी। इनको दूर दूर कर दिया तो इनकी बीच की जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर की हो जाएगी। सो इवन एट सम अदर टेम्परेचर, व्हाट इज हैपनिंग इज इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आते से ही, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आते से ही फोर्स की वैल्यू रिपल्सिव, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, यानी कि लाइक अ स्प्रिंग फोर्स, है ना, दूर जा रहे हैं तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, पास आ रहे हैं तो रिपल्सिव नेचर का हो जाएगा। और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऑसिलेशन होता रहता है, बट टेम्परेचर बढ़ाने पे, ऑफ कोर्स टेम्परेचर बढ़ाने पे एवरेज डिस्टेंस बीच में, एग्जैक्टली बीच में नहीं आ रहा, एज वी कैन सी द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द एसिमेट्रिक नेचर। एंड आई थिंक इस पे कई ज्यादा डिस्कशन हमने कर लिया है। तो यहाँ पे व्हाई डू ऑब्जेक्ट्स एक्सपांड ऑन हीटिंग, why do objects expand on heating? Because average distance between the atoms of a substance increases. And why does that happen? Because of the asymmetric nature. ठीक है, ये मतलब समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर मैंने एक बिफोर हीटिंग वाला सिचुएशन लिया है, एक सॉलिड की बात कर रहे हैं, बिफोर हीटिंग सपोज द एवरेज सेपरेशन बिटवीन टू एटम्स, एनी टू एटम्स इज R1। तो आप हीट करने के बाद क्या बोल रहे हैं, हीट करने के बाद हम यहाँ पे दो सेम एटम्स के बीच की डिस्टेंस कुछ तो R2 हो गई है। अगर यहाँ पे T2 टेम्परेचर है, यहाँ T1 टेम्परेचर है, और आप अगर इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर को, तो यार टेम्परेचर इंक्रीज के साथ क्या होता है, दोनों एटम्स के बीच की ऑन एन एवरेज डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। वाइब्रेशन तो ज्यादा हो ही रही है, बट ऑन एन एवरेज डिस्टेंस बेसिकली इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया, तो यहाँ पे हमको ये भी समझना पड़ेगा कि कोई भी, जैसे मैंने वॉल्यूम ले लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, उसके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस भी उसी तरह से इंक्रीज करेगा जिस तरह से दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करता है। ठीक है, दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, तो क्या यहाँ पे एक चेन ऑफ एटम्स है, क्या यहाँ पे एक चेन ऑफ एटम्स होगा बिटवीन पॉइंट ए एंड बी? यस होगा। और उसी तरह से एक रॉड का भी एक्सपांशन होता है। अगर मैंने एक रॉड ले लिया L0 लेंथ का, तो उसका करस्पॉन्डिंग एक्सपांशन क्या होता है, कैसे होता है, उस चीज पे आते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे देखना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन होते भी बहुत सारे, कि यहाँ पे अगर ये L0 लेंथ का एक इनिशियल मैंने रॉड ले लिया, उसको डेल्टा टी टेम्परेचर से इंक्रीज किया, इसका टेम्परेचर मैंने डेल्टा टी अमाउंट से इंक्रीज किया, तो उस केस में कितना इसकी लेंथ में एक्सटेंशन आ जाएगा। ओके, how much is this delta L and on what factors does this delta L depend? देखते हैं एक बार डेल्टा एल किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अपने एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड एंड इनफैक्ट अपनी एक रीजनिंग पे बेस्ड। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यार ये डेल्टा एल मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू L0, है ना, मतलब ये इनिशियली जितना लेंथ था, अगर ये लेंथ 1 मीटर था, अगर ये लेंथ 10 मीटर था या 100 मीटर्स था, तो डोंट यू थिंक 100 मीटर का जो इंक्रीज इन लेंथ होगा वो उसकी ओरिजिनल लेंथ 100 मीटर पे डिपेंड करेगा। 1 मीटर वाले को उतना नहीं होगा एक्सटेंशन, लेकिन 100 वाले का जरूर ज्यादा होगा। तो एक्सटेंशन इज डिपेंडेंट ऑन L0, ऑल्सो एक्सटेंशन इज ऑब्वियसली डिपेंडेंट ऑन डेल्टा टी, है ना। तो यहाँ पे अगर ये कुछ चीजें मेरे को पता है, तो क्या मैं इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके लिख सकता हूं कि डेल्टा एल विल बी प्रोपोर्शनल टू L0 डेल्टा टी। एंड यहाँ पे इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करके आप इस तरह से एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं। यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी अल्फा ही है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन और अल्फा, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसमें कंफ्यूज मत करना, पहले ही बोल रहा हूं। आई एम सेइंग डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा L0 डेल्टा टी इज द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट,
अल्फा इज ए कांस्टेंट। तो यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ अगर L नॉट थी और फाइनल लेंथ अगर L हो गई है, तो क्या हम L को लिख सकते हैं L नॉट प्लस डेल्टा L? क्या L नॉट प्लस डेल्टा L इसको लिख सकता हूँ? ठीक है, और L नॉट एंड डेल्टा L को अगर हमने L नॉट अल्फा डेल्टा T लिख दिया है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन भी आ जाएगी, जैसे L नॉट कॉमन आ रहा है और हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, यहाँ पे L नॉट कॉमन ले लो, आप भी थोड़ा बहुत लिखना। तो वी हैड दिस, वी हैड दिस, वी हैड दिस, ठीक है, यहाँ से एंड यहाँ से अगर मेरे पास ये आया और मैंने अगर इसको कांस्टेंट है ना, इसको प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट मैंने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, और यहाँ पे फाइनल लेंथ का इस तरह का एक फॉर्मूला आ गया है। तो ये जो अल्फा है, दिस इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ठीक है, जिस तरह से रॉड का एक लेंथ के अलॉन्ग एक्सपांशन हो रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन यहाँ पे अगर अल्फा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या इसके यूनिट्स और डायमेंशंस आप मुझे बता सकते हो? कैन यू टेल मी द यूनिट्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन? ठीक है, ओके, अल्फा की यूनिट्स निकालना है, तो यार एक तरह से 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी तो डायमेंशनलेस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 डायमेंशनलेस है, अल्फा डेल्टा टी डायमेंशनलेस है। और डेल्टा टी के डायमेंशंस क्या होते हैं या यूनिट्स क्या होते हैं? देखो, चेंज इन टेम्परेचर, वेदर इट इज इन डिग्री सेंटीग्रेड स्केल, है ना, और केल्विन स्केल, क्योंकि दोनों में चेंज इन टेम्परेचर, नंबर ऑफ डिवीजन सेम होते हैं, कल ही पढ़ रहे थे यार, तो दोनों में चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे यूनिट्स हो जाएंगी अल्फा की केल्विन इनवर्स और डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों में 5 डिग्री का अगर मैंने इंक्रीज किया है, टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज किया है, तो केल्विन स्केल पे भी 5 केल्विन से इंक्रीज होगा। इट्स अबाउट डेल्टा टी बच्चों, डेल्टा मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर, दोनों स्केल्स पे सेम रेट से हो रहा है। एंड डायमेंशंस की जहां पे बात हुई, ऑफ कोर्स आपने डायमेंशंस के इनवर्स लिख लिया है, राइट, ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पे एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब मैंने अल्फा को इस तरह से रीअरेंज करके भी लिख दिया है। बेसिकली आई एम सेइंग दैट maybe dl, a small increase in the length of the rod is alpha L naught into dt, small increase in the temperature, ठीक है। उस केस में अगर यहाँ पे मैं इस चीज को रीअरेंज करके अल्फा इज इक्वल टू L नॉट, नहीं dl और L नॉट आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, तो देखना यहाँ पे क्या आ रहा है। और इस चीज को एज आई सेड थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा बहुत लिखते भी रहे, मैथमेटिकल होने वाला आगे जाके पूरा टॉपिक, तो आप इस चीज को लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आई एम राइटिंग दिस, रीअरेंजिंग दिस एंड राइटिंग दिस इन 1 बाय L नॉट dl बाई dt, ऐसे लिख सकता हूँ यार, ठीक है। तो अगर यहाँ से इस इक्वेशन को भी आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे लेंथ और लेंथ के डायमेंशंस कैंसिल हो जाएंगे और टेम्परेचर के डायमेंशंस या टेम्परेचर के यूनिट्स के बेसिस पे अल्फा की यूनिट्स आ जाएंगी। ये बात समझ में आई। दूसरी बात, यहाँ पे अगर अल्फा को मैंने इस तरह से लिखा है तो ये अल्फा की एक्सप्रेशन और ज्यादा काम आ जाती है फॉर वेरिएबल वैल्यू ऑफ अल्फा, है ना। इन केसेस, इन सम केस अल्फा इज नॉट अ कांस्टेंट, है ना। अल्फा अगर अल्फा खुद टेम्परेचर के साथ में वेरी कर रहा है, इफ अल्फा इज गिवन एज सम फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, कैपिटल टी का कोई तो फंक्शन अगर अल्फा दे दिया है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप ये पर्टिकुलर रिलेशन यूज करके अल्फा डी टी वाला पार्ट अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। एंड ऑफ कोर्स डी एल बाई एल नॉट तो कांस्टेंट ही था, बट इंक्रीज इन लेंथ निकालने के लिए आप वो इंटीग्रेट कर लेंगे। तो जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, इन केस अल्फा इज नॉट अ कांस्टेंट, आप इस तरह से इंटीग्रेट करके भी कर सकते हैं। बट फिलहाल अल्फा की अगर ये बेसिक से एक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आई है तो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट 1 मिनट, ट्राई एंड आंसर इन द कॉमेंट्स या लाइव चैट में, अगर आप लाइव देख रहे हैं इसको ऑफकोर्स तो लाइव चैट में लिखिए। ठीक है, ऑलराइट, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया लीनियर एक्सपांशन आयन का
अगर ये वैल्यू दिया हुआ है, केल्विन इनवर्स में दिया हुआ है, आयरन रॉड का इनिशियल लेंथ ये था, बट दिस वाज एट 27 डिग्री. ओके, सो इफ द लेंथ ऑफ द रॉड विल बी डिक्रीज्ड, तो डिक्रीज हो रहा है मतलब कि टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा होगा. ये बात तो पक्की है कि टेम्परेचर को डिक्रीज होना पड़ेगा, बट कितना होना पड़ेगा? 20, 17, 10 और व्हाट. ठीक है. सो आई होप यू हैव सॉल्व्ड इट बाय नाउ एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आप कैसे निकालेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे? आप चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ अल्फा डेल्टा टी लगा सकते हैं. ठीक है. इस पूरी इक्वेशन में आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में? आई थिंक द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन गिवन है एंड इनिशियल लेंथ भी गिवन है 27 डिग्री पे, टी इनिशियल भी गिवन है. तो अगर आपको डिक्रीज दिया हुआ है मतलब डेल्टा एल को हम नेगेटिव लिखेंगे. ठीक है. -1.1 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर्स को मैं मीटर में भी कन्वर्ट कर रहा हूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर डूइंग द क्वेश्चंस पुटिंग वैल्यूज. तो इसको ऑलरेडी मीटर्स में मिलीमीटर को कन्वर्ट करके लिखे. एल नॉट की वैल्यू 10 मीटर्स ऑलरेडी SI में है ही है. अल्फा की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻, क्या लिख सकता हूँ यार? 1 2 3 4 5 लिख सकता हूँ. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1.1 इंटू 10⁵ केल्विन इनवर्स, एंड केल्विन इनवर्स हो या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स हो, क्योंकि रेंज इंक्रीज इन टेम्परेचर दोनों पे सेम होता है. तो डेल्टा टी को भी आप याद रखें टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लिखें तो बेटर रहेगा. इस तरह से अगर मैंने पूरा लिखा है, आई कैन सी ऑलरेडी सम थिंग्स आर गेटिंग कैंसल्ड दिस एंटायरली. एंड ये 10 एंड 10⁻⁵, 10⁻³ के साथ क्लब होके 10 आ जाएगा. यहाँ पे -10 आया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको? अगर यहाँ पे मैं टी फाइनल निकालना है एंड टी इनिशियल की वैल्यू 27 डिग्रीज है. ठीक है, तो ये भी 7 डिग्री, ये भी डिग्री सेंटीग्रेड में टी फाइनल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 27 - 10 17 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इस तरह से अप्रोच करेंगे, समझ रहे हो? मतलब आई एम बीइंग वेरी मैथमेटिकल हियर. आई एम श्योर आपने रफ में आड़े टेढ़े तरीके से निकाल दिया है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट समटाइम्स जब पॉजिटिव नेगेटिव दिया है तो उसको कैसे टैकल करें. और डेल्टा का मतलब हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल. तो इस तरह से आपने अगर अप्रोच किया है तो बहुत ही अच्छी बात है. सी आंसर आपने लिखा है +4 -1 कर ले. तो उसी तरह से यार एरिया में भी एक्सपांशन होता है. अगर लेंथ में एक्सपांशन होता है तो एरिया ए था सपोज, एंड उसको हमने डेल्टा टी से हीट अप किया है. तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया आपको रेड में दिख रहा है, ये सपोज डेल्टा ए है. तो क्या लगता है डेल्टा ए भी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? I can again write like the previous case. Delta A depends on temperature rise. Delta A depends on initial area. बहुत बड़ा एरिया है इनिशियली प्लेट का, तो ऑफकोर्स चेंज इन एरिया भी ज़्यादा होगा. तो उस तरह से हम क्लब करके इस पूरी चीज़ को भी डेल्टा ए प्रोपोर्शनल टू ए नॉट डेल्टा टी लिख सकते हैं. और यहाँ पे अगर मैंने एक इक्वालिटी इंट्रोड्यूस करी है तो वो इक्वालिटी को मैं रख के I can write delta A is equal to beta times some beta constant A नॉट डेल्टा टी. क्या ये चीज़ लिख सकता हूँ बच्चों? तो यहाँ पे तो जहाँ पे जो ओरिजिनल एरिया था A प्लस डेल्टा ए, तो फाइनल एरिया क्या हो गया आपका? A नॉट प्लस डेल्टा ए. ठीक है, A आपका फाइनल एरिया, सपोज A नॉट इज द इनिशियल एरिया. तो ये A नॉट आपका इनिशियल एरिया था और A नॉट प्लस डेल्टा ए क्या आ जाएगा? इसी फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, लिख के ज़रूर देखना थोड़ा सा अपने एंड पे. थोड़ा सा नोट्स मैंने बनाने को शुरू से मना किया है, बट क्योंकि यार थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारी चीज़ें और छोटी छोटी है, सभी कंसेप्ट क्या है तो सिंपल बट छोटे छोटे हैं, तो लिखना विल हेल्प देम रिटेन इन योर माइंड. थोड़ा बहुत लिखते रहो, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल लिखने की भी ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे मेन चीज़ें जो आपको अच्छी लगती है, क्योंकि आपके नोट्स कंसाइज होने चाहिए. आपके नोट्स अगर 1000 पेज के बन गए 2 साल में, तो फिर हज़ारों पेजों को अगर आप पलटेंगे लास्ट मोमेंट पे कैसे हो पाएगा? सो दे शुड बी शॉर्ट एंड कंसाइज. तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन बोलते हैं. बीटा को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन नहीं, एरियल एक्सपांशन. ठीक है, और एरिया के एक्सपांशन को एक और टर्म सुपरफिशियल एक्सपांशन से भी बुलाते कई बार. तो कंफ्यूज मत हो जाना. कोफिशिएंट ऑफ अगर सुपरफिशियल एक्सपांशन भी बोला है किसी क्वेश्चन में बीटा को, तो आप ऐसे लिख सकते हैं. अच्छा, बीटा के यूनिट्स और डायमेंशंस क्या होंगे? क्या लगता है? लाइव चैट में लिखे. बीटा के भी यूनिट्स और डायमेंशंस क्या होंगे? सेम ही होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट्स आर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स और के इनवर्स. डायमेंशंस आर के इनवर्स ओनली. तो ये वाली चीज़ हो गई, सेम चीज़ है, सिमिलर चीज़ है. बीटा की वैल्यू भी आपको समझ में आ रही है. लेकिन यार बीटा की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन की टर्म्स में ये होती है. यहाँ पे अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, कैन यू प्रूव इट? कैन यू प्रूव इट?
फॉर अ रेक्टेंगुलर प्लेट, लेट्स से मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसको हम हीट करते हैं डेल्टा टी टेम्परेचर से, इसका टेम्परेचर चेंज कर देते हैं। तो क्या लगता है बीटा और अल्फा में जो रिलेशन आपका है इस तरह से आप डिराइव कर सकते हो? एक बार ट्राई जरूर करना, पेन पेपर के साथ तो आप लोग बैठे ही है। ठीक है, मतलब बीटा और अल्फा में अगर ये रिलेशन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया और ए बी, जैसे मैंने बोला रेक्टेंगुलर प्लेट ले लो, ए और बी अगर इसके पर्टिकुलर लेंथ और विड्थ है तो आपको एक टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सपोज लेंथ बिकम्स ए प्लस डेल्टा ए, ठीक है जी, एंड विड्थ बिकम्स बी प्लस डेल्टा बी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑफ कोर्स कि एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे इनिशियल एरिया ए नॉट was equal to AB लेंथ इंटू विड्थ, बट नया एरिया क्या हो गया, A प्लस डेल्टा A क्या हो गया, क्या वो चीज हो गई है आपकी B प्लस डेल्टा B इंटू A प्लस डेल्टा A। ठीक है, नया लेंथ इंटू नया विड्थ B प्लस डेल्टा B, इस तरह से लिख दूं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे AB मिलेगा एक, ठीक है, डेल्टा A इंटू B मिलेगा, डेल्टा A एक साथ है और B एक साथ है ना, यहाँ पे देखना, प्लस B और A डेल्टा B एंड देयर इज अनदर टर्म, लास्ट टू टर्म्स को भी हमने अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो इस तरह की राइट साइड में 4 टर्म बन रही, लेफ्ट साइड में क्या था, A ओरिजिनल A नॉट बोल देते हैं इसको, प्लस डेल्टा A। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से कुछ चीज़ें तो कैंसिल ही हो रही हैं, ए बी और A नॉट तो सेम ही है। यहाँ पे एडिशनल जो एरिया है, एडिशनल एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, सो आई एम राइटिंग दिस, यू ऑल्सो राइट दिस, कैन आई राइट डेल्टा A एज अल्फा ए डेल्टा टी। बच्चों क्या ये चीज लिखी जा सकती है कि डेल्टा ए को हम ओरिजिनल लेंथ इंटू ए अल्फा इंटू डेल्टा टी, सिमिलरली डेल्टा बी को मैंने लिख दिया है ए इंटू डेल्टा बी को मैंने लिख दिया है ओरिजिनल विड्थ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, और डेल्टा ए डेल्टा बी बिकॉज दीज बोथ टर्म्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों की दोनों टर्म्स बहुत छोटी है, इसको हमने नेग्लेक्ट किया है, दीज आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। आपने खुद ने अभी देखा तो एक एग्जांपल में अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, अल्फा की खुद की वैल्यू 10⁻⁻5 में है। ठीक है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 10⁻10 में हो जाएगी, तो वो तो नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो उस टर्म को हमने हटा दिया है यहाँ पे मेरे पास, लेकिन जो टर्म आ रही है दिस इज इंटरेस्टिंग, डेल्टा ए इज इक्वल टू व्हाट, तो मेरे पास आएगा ए और यहाँ पे बी भी था ना, इसके साथ एक बी भी तो मल्टीप्लाइड में था, यस, तो a इंटू बी और a इंटू बी कॉमन आ गया, 2 बार आ गया इनफैक्ट, एंड यू कैन राइट ए बी इंटू 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी। सो दिस इज लाइक दैट रिलेशन, इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल्टा ए इज इक्वल टू ए नॉट बीटा एंड डेल्टा टी। तो यहां से आप कंपेयर करके लिख सकते हो कि बीटा और अल्फा में क्या रिलेशन है, ऑफ कोर्स दोनों सेम है ना, 2 अल्फा एंड बीटा आर सेम। तो इस तरह से आप एरियल एक्सपांशन के केस में प्रूव भी कर सकते हैं। अच्छा, ये एक सवाल करेंगे क्योंकि हम एरियल एक्सपांशन की बात कर रहे हैं, एरिया में एक्सपांशन हो रहा है किस रेट से, किस परसेंटेज से, एक बार ये क्वेश्चन भी ट्राई करना। ठीक है, राइट इट विद इन 30 सेकेंड्स। Length of the cylinder increases by 2%. Then area of the base will increase by what percentage? तो ये सिंपल सा एक सवाल, आई होप 30 सेकेंड्स मैंने आपको दिया, आपने ट्राई किया इसको। यहाँ पे अगर लेंथ में इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज देखो दे रखा है, तो हमने ये भी देखा कि आप डेल्टा एल को, जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एल बाय एल नॉट विच इज बेसिकली द परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ, यानी कि अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज 2%, मतलब 0.02 हो जाएगा लेफ्ट साइड, इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, ऐसे लिख दूं। ठीक है जी, ये अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन गिवन है तो एरिया का परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, डेल्टा ए बाय ए क्या होगा यार, तो डेल्टा ए बाय ए भी आप कैसे निकाल सकते हो, अगर यहाँ पे आपने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डेल्टा ए ऐसे लिख दिया है, ठीक है,
डेल्टा ए बाय ए यानी कि ओरिजिनल एरिया, या फिर ए नॉट लिख रहे हैं हम यहाँ पे जैसे, तो डेल्टा ए बाय ए नॉट को भी आप बीटा डेल्टा टी लिख सकते हैं, या फिर बीटा को भी वैसे डिफाइन कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू राइट दिस ऑल्सो एज डी ए बाय ओरिजिनल एरिया एंड डी टी ऑल्सो। तो वहाँ से भी बीटा के भी इस तरह से लिखने से हमारे पास डायमेंशन आ जाते हैं। कैसे आते हैं? के इनवर्स, क्योंकि एरिया बाय एरिया इंटू है ना डेल्टा टी। तो यहाँ पे इस तरह से अगर आपको समझ में आ रही चीज़ है तो मैंने वापस से इस क्वेश्चन पे लेके आया कि डेल्टा ए बाय ए नॉट इज बीटा डेल्टा टी, बट वी हैव जस्ट सीन दैट बीटा इज 2 अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू अगर 2% है तो 2 टाइम्स 0.02 यानी कि 4% हो जाएगा। 0.04 and 4% are the same thing. I hope you understand this. So the answer of this particular question D लिखा है कई बच्चों ने, and D is the right answer, +4 -1 चलने दो। तो यहाँ पे क्यूबिकल एक्सपांशन, सिमिलरली क्यूबिकल एक्सपांशन मतलब कि अगर आपके पास एक वॉल्यूम है तो यहाँ पे देखना, अगर आपके पास ये पर्टिकुलर एक वॉल्यूम था, ठीक है, V नॉट बोल देता हूँ इसको, और इंक्रीज कर दिया आपने टेम्परेचर तो उसका वॉल्यूम डेल्टा V अमाउंट से इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये डेल्टा V भी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? ऑफ कोर्स डेल्टा V विल बी प्रोपोर्शनल टू V नॉट प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, एंड आप लिखेंगे डेल्टा V इज इक्वल टू नाउ गामा टाइम्स V नॉट डेल्टा T। अब गैस करो गामा का नाम, ठीक है, उसी तरह कहानी चलती आ रही, तो गामा का नाम क्या होगा गैस करो। तो यहाँ पे आप फाइनल वॉल्यूम को ऑफ कोर्स इनिशियल वॉल्यूम प्लस डेल्टा V लिख के you can write V is equal to V naught 1 plus gamma delta T, where gamma is the coefficient of cubical expansion, coefficient of volumetric या फिर cubical, दोनों एक ही चीज है ना, और cubical expansion। तो इसके भी यूनिट्स और डायमेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा टी के साथ गामा मल्टीप्लाइड है तो गामा के भी यूनिट्स और डायमेंशंस सेम होंगे। गामा को भी सिमिलर तरीके से क्या मैं लिख सकता हूं बच्चों, 1/V नॉट dV डिवाइडेड बाई dt। इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे भी ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे गामा की वैल्यू अगर टेम्परेचर के साथ वेरी करती है तो ये एक हम फॉर्मूला यूज करके चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकते हैं, dt को उधर फेंक के, है ना, गामा dt को इंटीग्रेट करके। ये एक चीज है जो डेफिनेशन होती है बेसिकली कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। सो गामा के यूनिट्स अगेन यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, एंड दोज यूनिट्स एंड डायमेंशंस आर सेम फॉर अल्फा बीटा एंड गामा। यूनिट्स एंड डायमेंशंस आर सेम फॉर अल्फा बीटा एंड गामा ऑल। सो ट्राई दिस क्वेश्चन ऑल्सो फॉर 30 सेकेंड्स। ओके, क्या लगता है यहाँ पे भी अगर आप वो एक कंसेप्ट है, ठीक है, बीटा गामा का एक कंसेप्ट जो हमने अभी बीटा और अल्फा के रिलेशन के टर्म्स में डिस्कस किया, तो वो यहाँ पे लग सकता है। क्या लगता है? इन अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ठीक है, विच इज बीइंग हीटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ अगर ये है तो आपको फिर से क्या दिया है, डेल्टा L बाय L नॉट विच इज अल्फा डेल्टा टी हमें पता है, और ये इंफॉर्मेशन 0.01 गिवन है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम? वॉल्यूम में परसेंटेज इंक्रीज का मतलब डेल्टा V बाय ओरिजिनल वॉल्यूम विच इज वी नो नाउ गामा डेल्टा टी है। ये चीज हमको कैसे पता है? यहाँ से देखो यार, है ना, V नॉट डेल्टा V डिवाइडेड बाय V नॉट क्या हो जाएगा, गामा डेल्टा टी हो जाएगा। लेकिन गामा की वैल्यू कैन यू इन सिमिलर फैशन प्रूव दिस इज इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा टी? 3 अल्फा डेल्टा टी होता है, अगर होता है तो ये क्वेश्चन फिर 3% आंसर देगा। 0.03 विल बी द फाइनल आंसर। यस, तो 0.03 लिख रहे हैं कुछ बच्चे, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 3 अल्फा होता है, इस चीज को आप कैसे प्रूव करेंगे? तो यहाँ पे देखना, इनफैक्ट यहाँ पे अगर मैं इस तरह एक इनफैक्ट मैं यहीं पे लिख देता हूँ, क्या बोलते हो, यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, इतनी सी स्पेस में लिख देता हूँ, बहुत इनफ स्पेस है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि किस तरह से वॉल्यूम जो है वो अल्फा जो बीटा है और गामा है उनमें रिलेशन क्या है। सो आई कैन राइट अगेन लेंथ इज इक्वल टू L नॉट, या जैसे कि हम एक स्फीयर के केस में भी ले लें, है ना, वो ज़्यादा
ज़्यादा आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक स्फीयर ले लिया जिसका रेडियस था r या r0, उसको अगर मैंने हीटअप किया है तो उसका जो इंक्रीज इन एडिशनल वॉल्यूम होगा, एक तो रेडियस उसका इंक्रीज हो जाएगा, उसका जो रेडियस हो गया वो कितना हो गया, r0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी हो गया। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम इनिशियली वॉज 4/3 पाई r0 क्यूब, है ना। वॉल्यूम नाउ हैज़ बिकम 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ वॉल्यूम इज बिकमिंग व्हाट, तो ओरिजिनल वॉल्यूम V0 इंटू r क्यूब बाय r0 क्यूब। अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया है, ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, V इज इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाय r बाय r0 का क्यूब। अच्छा, r बाय r0 का क्यूब क्या हो गया, r बाय r0 का क्यूब क्या हो गया। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ भी ले लेते हैं। तो आज पूरी स्पेस का अच्छे से हम यूज़ कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। कई बार खाली जगह छूट जाती नोट्स में, उसको पूरा भर दूंगा मैं। तो यहाँ पे r बाय r0 का क्यूब क्या है यार, ये जो चीज़ अगर आपको यहाँ पे दिख रही है तो आई कैन राइट दैट सेफली एज v इज इक्वल टू V0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी टू द क्यूब। ओके, टू द क्यूब, इस पूरी चीज़ का क्यूब है। अब इस 3 को आप आगे ले सकते हो, यू कैन राइट दिस एज V0 1 प्लस 3 एल्फा डेल्टा टी, एंड हाउ यू कैन डू दैट इज यूजिंग बाइनोमियल। तो यहाँ पे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन एक यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, ये भी एक तरीका है मतलब सॉल्व करने का। तो मैंने जैसे कहा कि यार थोड़ी मैथमेटिक्स क्योंकि होती है, तो एक तरीका तो जो मैंने रेक्टेंगल के लिए किया वैसे भी कर सकते हो, इसको इनफैक्ट एक्सपांड करके भी कर सकते हो। क्यूब का a प्लस बी क्यूब का आपको एक्सपांशन आता है। बट दूसरा एक और तरीका, कूलर वे इज यूजिंग 1 प्लस एक्स टू द पावर n एज 1 प्लस nx। ठीक है, ये जो आपको एक 1 प्लस एक्स टू द पावर n को 1 प्लस nx लिखने का तरीका हुआ, यहाँ पे 1 प्लस एक्स ये पूरा चीज़ है, टू द पावर n को मैंने 3 टाइम्स x ऐसे लिख दिया है। तो ये कब लिख सकते हैं, व्हेन x इज मच मच लेस देन 1। यू कैन राइट दिस एज दिस फॉर्म व्हेन x इज मच मच लेस देन 1। इसी चीज़ को बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। एक्सपांशन की बेसिकली पहली 2 टर्म्स को आप रखेंगे एज इट इज, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ खुद लिखना है एक बार, यहाँ पे वो हमने यूज़ कर लिए। एंड एज आई सेड, ये जो चीज़ है, ये जो रेशियो है, तो 1:2:3 रेशियो होता है अल्फा बीटा गामा का यार। 1:2:3 रेशियो होता है, एंड उस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। ऑफकोर्स लागू भी कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आइसोट्रोपिक बॉडीज अज्यूम करके आप चल सकते हैं। आइसोट्रोपिक बॉडीज क्या होती है, आइसोट्रोपिक मटेरियल बेसिकली वो मटेरियल जो कि आइडेंटिकल वैल्यूज ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस, है ना। फॉर एग्जांपल डेंसिटी, है ना, और इंक्रीज इन द रेट ऑफ एक्सपांशन, ये सारी चीज़ें, ये जो प्रॉपर्टीज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर सब डायरेक्शन में सिमेट्रिकल है, एक ऐसा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जैसा कि मेटल्स के केस में होता भी है, जो कि हर डायरेक्शन में एक्स वाई जेड में 3 डायरेक्शन पॉसिबल है, हर डायरेक्शन में सिमिलर है ना, लैटिस स्ट्रक्चर पूरा एक्स वाई जेड में सेम है, तो उस केस में आइडेंटिकल वैल्यूज होती हैं, तो आप ऐसे ले सकते हैं। बट अदरवाइज आइसोट्रोपिक मीडियम नहीं है, एन आइसोट्रोपिक मीडियम है। एन आइसोट्रोपिक या नॉन आइसोट्रोपिक बॉडीज में आप बीटा को क्या लिखेंगे, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, गामा को क्या लिखेंगे, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। व्हाट आर दीज अल्फा वैल्यूज, अल्फा वैल्यूज आर अलग अलग एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जो लीनियर एक्सपांशन की रेट है, उसके हिसाब से आप बीटा और गामा को लिख पाएंगे। किस केस में, एनाइसोट्रोपिक। अदरवाइज ये आप फॉर्मूला ऑफकोर्स कहीं पे भी यूज कर सकते हैं जब तक ये वर्ड्स मेंशन्ड नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे देखना किस तरह का एक क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन सपोज आपको आया है, क्या आंसर होगा आपका। ठीक है, कुछ बच्चों के आंसर भी आ गए, बट बी और सी में कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, ओके, चलिए क्या आंसर लिख रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, देखो एक डायरेक्शन में अल्फा 1 है और एवरी अदर मतलब कि बाकी के 2 डायरेक्शंस में अल्फा 2 है, तो व्हाट विल यू राइट, क्यूबिकल एक्सपांशन। गामा को आप क्या लिखेंगे, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 2। ठीक है जी, तो गामा की वैल्यू अल्फा 1 प्लस
क्योंकि बाकी के 2 डायरेक्शंस में अल्फा 2 है, तो बाकी के 2 डायरेक्शन में आप अल्फा 2 अल्फा 3 ना लिख के अल्फा 2 लिखेंगे एंड सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह की चीजें आपको ऑफ कोर्स बेसिक लेवल पे धीरे धीरे आपको समझ में आ रही है होती हैं। और आइसोट्रोपिक मीडियम है तो डेल्टा एल बाय एल, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, यहाँ पे बीटा की जगह हम 2 अल्फा यूज कर सकते हैं और यहाँ पे वॉल्यूम की जगह हम 3 अल्फा यूज कर सकते हैं ना, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन गामा की वजह 3 अल्फा यूज कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेक्चर को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। लेक्चर 2 में है ना मैं इस चीज को कंटिन्यू करूंगा, तो आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें रेगुलरली मैं बताते रहूंगा। 7 to 10 PM हमारे इस चैनल पे हम लोग इस तरह के लेक्चर्स करते हैं। आई होप यू आर फाइंडिंग देम यू नो लाइक गुड फॉर योर जेई प्रिपरेशन या जो भी कंपटीशन की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने हमेशा की तरह पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ लगी है उसमें डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे दिए हैं। और साथ साथ बच्चों आपको जाते जाते क्या करना है, पहली बार अगर इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब तो करना ही है, लेकिन शेयर करना है। ऑलराइट, शेयर दीज नॉलेज विथ एवरीवन यू नो। अगर आप अपने हॉस्टल में रहते हैं, आप अगर अपने आस पड़ोस में कोचिंग में भी जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं। इवन वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत अच्छा रहेगा और उससे भी बेटर रहेगा एक्चुअली फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ कहीं पे भी आप इसको एक छोटा सा यहाँ पे शेयर बटन है उसको दबा के 10 सेकेंड्स में #JLiveDaily के साथ जरूर शेयर करना। ओके, विद दिस पर्टिकुलर tag if you share it, and if you find your post on Instagram or Facebook, we'll connect with you. Each one of us are there on Facebook and Instagram. आप इनफैक्ट हम सभी को अपने पोस्ट में टैग भी कर सकते हो। ये हमारे हैंडल्स हैं इंस्टाग्राम के, आप अगर #JLiveDaily यूज कर रहे हैं आप हमको वहाँ पे टैग भी कर सकते हैं। एंड डू दैट विद अ गुड थॉट, गुड माइंड। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आ रही तो बच्चों एक अलग लेवल पे प्लस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि इंटरेक्शन रहता है, ठीक है, एजुकेटर्स को आप पूछ सकते हैं कोई चीज, कोई डाउट सेंड कर सकते हैं। और बहुत ही ऑसम जिस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन के आंसर किए, वहां पे जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं पोल में होते हैं, तो वो पोल आपको बता देता है कि आपका आंसर कितने सेकंड में हुआ, कितना गलत हुआ, कितना सही हुआ, और आपको एक अंदाजा मिल जाता है कि यार कैसे अपन अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि फाइनली एट द एंड ऑफ द डे दिस इज हाउ मेन एग्जाम, एडवांस एग्जाम में आपको ABCD लगा के आंसर करना होता है, तो वो ज्यादा मजेदार होता है। एंड ऑफ कोर्स YouTube से 1000 टाइम्स ज्यादा आपको वहां पे प्लस प्लेटफॉर्म पे मजा आता है। तो डेफिनेटली डू गेट दीज प्लान्स, दीज आर वेरी अफोर्डेबल प्लान्स यार। आई कांट बिलीव इट स्टिल कि इतनी ज्यादा अफोर्डेबल हो गई है जेई की पढ़ाई, जहां पे बच्चे परेशान होते थे, पेरेंट्स मोर इम्पोर्टेंटली परेशान होते थे कि यार ये चीज में 1.5 लाख 2 लाख रुपया लग गया है और ऊपर से रहने का खाने का सब अलग जा रहा है। तो बच्चे भी परेशान होते थे यार अपने पेरेंट्स को देख के। बट नो मोर, आप अपने चाहे कहीं पे भी रहते हो, दूर दराज के गांव में भी रहते हो, बस नेटवर्क चाहिए एक, है ना, एक इनफ ऐसा नेटवर्क आना चाहिए कि आप यूट्यूब के वीडियोस अगर देख पा रहे हैं तो प्लस के लेक्चर्स भी ऑफकोर्स देख पाएंगे। गेट दीज प्लान्स, इनफैक्ट दिस इज द प्लान फॉर एवरीवन आउट देयर। 2 ईयर प्लान को अगर आप जयंत लाइव कोड से लेते हैं तो ये पर्टिकुलर कोड से आपको डिस्काउंट मिलेगी, ठीक है, और आपकी जेई की पढ़ाई ₹60 पर डे जितनी ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएगी। साथ साथ अगर आप 12th में है या ड्रॉपर है, अपकमिंग 6 months आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स ऑफ योर प्रिपरेशन। 12th बोर्ड भी है, प्री बोर्ड्स भी हो रहे हैं, कुछ लोग के हो चुके हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल्स भी होंगे। तो यार ये सब चीज़ों में ऑफकोर्स आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स की गाइडेंस मिल जाए तो और क्या चाहिए, सोने पे सुहागा है। सो गेट दीज प्लान्स, है ना, टेल योर पेरेंट्स। इस तरह से हिंदुस्तान पढ़ रहा है, ऑलरेडी लाखों बच्चे इस ऐप पे पढ़ रहे हैं एंड दिस इज द बेस्ट ऐप, दिस इज द नंबर 1 ऐप इन ऑल ओवर इंडिया आउट देयर। सो ऑफकोर्स आप लोग को ये चीज़ निराश नहीं करेगी। इनफैक्ट एक बार ट्राई जरूर करना, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस हम वहाँ पे लेते रहते हैं। साथ साथ बच्चों अनअकैडमी नीट, अनअकैडमी फाउंडेशन, अनअकैडमी जेई के ही कोई और दूसरे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें आप छोटी क्लासेस में हैं, अगर 6th 7th 8th से ही आप अपने जेई लेवल की प्रिपरेशन, नीट लेवल की प्रिपरेशन को चालू करना चाहते हैं तो ये एक हमारे चैनल है यूट्यूब पे, उसको भी सब्सक्राइब करें या अपने भाई बहनों को बताएं। और अनअकैडमी नीट, क्योंकि बायो स्टूडेंट्स के लिए बायो के लेक्चर्स वहाँ पे हम ऑफकोर्स बहुत महीनों से कर रहे हैं। सो लेट्स क्रैक ऑल दीज एग्जाम्स, ठीक है। विद दैट स्पिरिट आई विल एंड द सेशन एंड कीप प्रैक्टिसिंग। जो मैंने होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं वो एक बार प्रैक्टिस करना। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो कमेंट्स में लिख देना, ठीक है। विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।